अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पहले छोटी-छोटी ज़रा 2-3 मैं आपको डेवलपमेंट्स बता दूँ जो कि इंटरनेशनल है। एक तो ये है कि यूएन में जो जनरल असेंबली है, उसमें फ़लस्तीन के लिए रुकनीत का जो वोट था वो पास हो गया, तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए। लेकिन दूसरी बुरी जो खबर है वो ये है कि रफ़ा के ऊपर अटैक अभी तक जारी है इसराइल का। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो खबर है वो ये है कि टेनेसी के एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो भी लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं, इन लोगों को मुज़ाहरे करने वालों को अगर ये साबित हो जाता है कि कौन-कौन से लोग हैं, तो उनको फिर गज़ा में भेज दिया जाए लड़ने के लिए। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएँ। तो ये बिल वाक़ईतन पेश हो गया और इसमें देखते हैं कि अब ये होगा कि नहीं, हो है तो मज़ाक ही वैसे। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनल, वो भी इंशाल्लाह फ़ॉलो करेंगे उनको। लेकिन क्रिकेट के हवाले से आपने देखा कि आज पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया। और ये एक नई लो है पाकिस्तान की तारीख में कि हम अब आयरलैंड से भी हारना शुरू हो चुके हुए हैं और अब वर्ल्ड कप का जो सफ़र है उससे मेरा ख्याल है कि अब हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये जो सूरत हाल इसके ऊपर फिर तजिया करेंगे, लेकिन जो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साहबी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अच्छा, एक तो ये है कि एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट को जंग ने और द न्यूज़ ने उन्होंने लिखा है कि और 9 मई के हवाले से, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया है कि जी कितने लोग शामिल थे 9 मई में और क्या-क्या चीज़ें चल रही थी। वो रिपोर्ट भी जो है उसके बाद फिर साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो बड़ी सीरियस है। एक तो हमने देखा है कि डीजीआईएसपीआर की तरफ से पहले स्टेटमेंट आई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी तरफ से आई। और उसमें देखा कि कोई भी उन्होंने लचक नहीं दिखाई और वो कह रहे हैं कि जी हम कोई मुलाकात, किसी तरह के मुज़ाकरात, कोई मुसालत नहीं चाहते। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट है, इसकी नज़र में आप देख सकते हैं कि कुछ मुसालहत या कुछ चीज़ें इस तरह की होती हुई आपको नज़र आ रही हैं, या इसको एज़ सच जिस तरह वो पेश की गई है उसी तरह समझा जाए? देखिए कसाना साहब, बात यह है कि सानिया 9 मई को जब 1 बरस गुजर गया है, तो 1 बरस गुजरने के बावजूद अभी तक बहुत से सवालात ऐसे हैं जिसके कोई जवाबात नहीं मिल रहे। वो इंतजामी सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी और एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी। यानी सवालात वो उठा रहे हैं, लेकिन उन सवालात की इन्वेस्टिगेशन से तनाजुर में जो जवाबात हैं, वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वहां पर बहुत जी। से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब में इबहम है या वो मुबहिम है। यानी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कई तरह के सवालिया निशान है कि जो बातें आप कर रहे हैं उसके एविडेंस आपके पास क्या है। ये परसेप्शन के सवालात हैं, इल्जामात पर मबनी बातें जरूर हैं, लेकिन जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदालतों में लेके जाएंगे, तो फिर बहुत से सवालात खड़े होते हैं, शवाहिद मांगे जाते हैं, लेकिन वहां पर वो प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर नजर आती है। तो इसलिए 1 बरस गुजरने के बावजूद अभी तक 9 मई के हवाले से जब ये सवाल उठाया जाता है और अदालतों के बारे में तनकीद की जाती है कि इनको सजाएं क्यों नहीं मिली हैं, तो फिर ये सवाल भी तो उठता है ना कि प्रोसिक्यूशन क्या है और क्या हाँ, आपके पास एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर आप ये तमाम इल्जामात उन पर लगा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए सानिया 9 मई को बुनियाद बनाकर हमने आगे बढ़ना है या हमने यहां पर खड़े रहना है, ये एक बिल्कुल। बुनियादी सवाल है। अगर आपने खड़े रहना है तो आप भी हो, एस्टैब्लिशमेंट भी हो, जुडिशरी भी हो, हुकूमत भी हो, पीटीआई भी हो, आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर कर जो है इस मामले के ऊपर अपना एक डेडलॉक पैदा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जी सानिया 9 मई की बुनियाद के ऊपर हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी तलाश करना है। और वो आगे बढ़ने ठीक। का रास्ता ये है कि जनाब अब आप वे फॉरवर्ड में कुछ ऐसे इकदाम उठाएं जिनसे ये तलखियां, ये दुश्मनियां, ये जो इस वक्त हमें महाजराई टेंशन, तनाव नजर आ रहा है, इसमें कमी आए। और जो बात बार बार कही जाती है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करेंगे, उसकी तरफ कोई स्टेप लेके चले। लेकिन ऐसे लगता जी। यह है, जो मीडिया का परसेप्शन बन रहा है, जैसे कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। यार नहीं है। और बकायदा जिसे कहते हैं ना, गुफ्तगू में तलखी भी है और तलखी के साथ साथ तासुबात भी बड़े गहरे नजर आते हैं। और हाँ, लगता है ऐसे है हाँ। कि जैसे ये लड़ाई जो है वो अफराद के दरमियान जो है ना आ गई है और अफराद उसका हिस्सा बन गए हैं उस लड़ाई के अंदर। और जो इदारे हैं वो अफराद की उस लड़ाई के अंदर खुद भी अपने आप को लपेट चुके हैं। यानी अभी ये जो डीजीआईएसपीआर की बात आपने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की या आर्मी चीफ की तकरीर की बात की है, अब आप देखिए ना, सारा गुस्सा जहां पीटीआई पे निकल रहा है
वहां जुडिशरी पे भी निकल रहा है, और जुडिशरी के ऊपर भी निशाना बनाया जा रहा है कि जैसे शायद जुडिशरी जो है वो सानिया 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार कर रही है, फैसले नहीं कर रही, अदालतें पीटीआई बनी हुई हैं। यानी ये सारी बातें आपको अंदर से सुननी पड़ रही हैं बज़ाहिर जब आप इसको देखते हैं। कल आर्मी चीफ ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, डिजिटल टेररिज्म। अब ये डिजिटल टेररिज्म जो है ये बार बार हमारी अप्रोच वही है कि हम एक रिएक्शनरी अप्रोच का शिकार है, और रिएक्शनरी अप्रोच ये है कि सारा मलबा डिजिटलाइजेशन पे डाल दें, सारा मलबा ओवरसीज पाकिस्तानियों पे डाल दें, सारा मलबा आप जो है वो पीटीआई पे डाल दें, सारा मलबा आप पाकिस्तान की नई नस्ल पे डाल दें कि ये डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। अच्छा, मैं डिनाई नहीं करता, मैं कहता हूं मान लेते हैं कि हमारी डिजिटलाइजेशन के जरिए भी टेररिज्म हो रही है, लेकिन अब इसका मुकाबला करने की कोई स्ट्रेटेजी हम आपके पास है कि नहीं? वो आप हमें बताएंगे जी ये स्ट्रेटेजी है। ये जो है ना कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, माफ नहीं किया जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, ये कोई हल नहीं है। ये जंगी स्ट्रेटेजीज हैं, ये कोई एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज नहीं है जिनके मुताबिक आपने इन लोगों को लो डाउन करना है, इनको एक मेन स्ट्रीम में लेके आना है, अगर इनके अंदर तलखियां हैं तो उनको कम करना है। वो सवाल कहीं एड्रेस नहीं हो रहे। ये जो रिपोर्ट है सलमान भाई, इसको मैंने गौर से थोड़ा सा पढ़ा है, जो देखा है मैंने, उसमें तो मुझे किसी जगह पे भी ये नहीं लग रहा कि ये साबित करने की कोशिश की गई हो कि जी इमरान खान ने 9 मई का जो सिलसिला था वो करके कोई बगावत करने की कोशिश की, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब उस दिन बता रहे थे कि जी फौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की, तो वो इस रिपोर्ट में तो कहीं भी नहीं है। तो फिर इस तरह की लेकिन इसी रिपोर्ट के तनाजुर में इसी रिपोर्ट के तनाजुर में राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई के अंदर बुनियादी नाकामी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की थी। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकी कि ये मामला किस हद तक जा सकते हैं। और इसमें दूसरा सवाल जो उन्होंने बोला नहीं है वो मैं बोल देता हूं। ये सवाल भी तो उठना चाहिए कि जब लिबर्टी से लोगों ने कोर कमांडर हाउस तक का रुख किया और जमान पार्क से कोर कमांडर हाउस का रुख किया और जीपीओ चौक से बुगला ने कोर कमांडर हाउस का रुख किया, इस पूरे तीनों फेजेस को देखें, यहां से कोर कमांडर हाउस पे फासला है, कहां थी आपकी मुकामी पुलिस, कहां थी आपकी इंतजामिया, कहां था आपका अकाउंटेबल सिस्टम, कहां आपकी कोर कमांडर की जो अपनी फोर्स है वो कहां थी। यानी बहुत से सवालात हैं। अब इस रिपोर्ट में ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर था तो फिर कौन उसका जिम्मेदार है। उस वक्त के वजीर दाखिला तो वो खुद थे, उसके वजीर दाखिला वो खुद थे, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब थे, आईजी पंजाब थे और बहुत से लोग थे। तो मेरा मतलब है कि आप रिपोर्ट का एक रुख ना दिखाएं, रिपोर्ट का दूसरा रुख भी दिखाने की कोशिश करें कि जनाब किस तरीके से इन मामलात के ऊपर जो सवालात हैं उनका जवाब आना चाहिए। उसमें सलमान भाई, उसमें जो एक और जो बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है वो ये है जो सीसीटीवी फुटेज है। चले मैं मान लेता हूँ कि जी कोर कमांडर हाउस पे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली या वहां पे जीएचक्यू के बाहर नहीं थी, किसी मतलब सारी जितनी जगहों का नाम लिया गया सबके सीसीटीवी कैमरा बंद हुए थे, वो कहाँ पे थे? ये इतना बड़ा एक सवालात इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। हर जगह पे यही तो वो सवालात है ना जी जिसकी बात की जा रही है और जिस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी इसमें एक और पहलू है। अब आपने कहा कि जी क्या इसमें से कोई मफाहमत की बात, देखिए ना बात यह है कि आप मैं हम सब इस पे इत्तेफाक करते हैं और बहुत से पॉलिटिकल लोग टीवी पर आकर कहते हैं, हमारे एकेडमिक्स लोग कहते हैं, हमारे इंटेलिजेंसिया से जुड़े हुए लोग कहते हैं, अहले सियासत से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, कारोबारी तबका कह रहा है, सब कह रहे हैं कि जनाब इस मौके पे पाकिस्तान को रिकंसिलेशन की जरूरत। अब सवाल यह है कि जब इतनी सारी आवाजें आ रही हैं रिकंसिलेशन की, तो वो कौन सी चीज है जो रुकावट बनी हुई है रिकंसिलेशन की। अच्छा, अब वो रुकावट क्या है? वो रुकावट है पीटीआई का एटीट्यूड हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट का एटीट्यूड हो सकता है, हुकूमत का एटीट्यूड हो सकता है। हुकूमत के बारे में तो देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं, हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि पीटीआई में और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हो वो कम हो। उसकी वजह यह है कि जितनी दूरियां कम होगी, जी जितनी दूरियां कम होगी उनका नुकसान होगा। वो तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है कि पीटीआई के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान टकराव जो है वो आगे बढ़े। एक बात, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ठीक है 9 मई को भूलने के लिए तैयार नहीं है, एक बड़ा सानिया था मान लेते हैं, लेकिन अब उसका कोई रास्ता आगे बढ़ने का उन्होंने भी निकालना है। ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं निकालना, उन्होंने भी निकालना है कि वो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है।
अच्छा, इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है उनको भी ये रास्ता निकालना है और उसमें भी कोई इतनी ज्यादा सख्त मौकफ नहीं रखना जिससे ये तासुर मिले कि डेडलॉक इमरान खान का पैदा करना है। एक बात अब जो कहा उन्होंने कि जी 2014 से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल करें, 2014 से मैं बिल्कुल तैयार हूं, अदालतों में और कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। अच्छा, अब इसमें आरिफ अलवी साहब एक्टिव हुए हैं दोबारा, वो लाहौर आए हैं, उन्होंने आके ये जो यास्मीन राशिद से, महमूद रशीद से, जास चौधरी से, उमर सरफराज चीमा से मुलाकात की है और लाहौर में बड़े मसरूफ दिन गुजारे हैं। एक खबर यह है कि पीटीआई के अंदर वो जो मैंने आपसे कहा था एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ हुआ है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद और शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद और चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद, और उसको जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब चला रहे हैं उसमें कई सवालात पार्टी के अंदर भी पैदा हो रहे हैं। तो खबर यह है कि शायद आरिफ अलवी साहब अब लीडिंग का रोल लेंगे क्योंकि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। अब वो कायम मुकाम पार्टी के सदर भी बन सकते हैं, वो बैरिस्टर गौहर की जगह रिप्लेस भी हो सकते हैं बतौर चेयरमैन, और वो पहले भी आपको पता है कि रिकंसिलेशन की कोशिश करते रहे और उनके पास बहुत सी बातें हैं जो उनके पास मौजूद है। तो अब वो शायद एक पॉलिटिकल फेस के तौर पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सामने आ सकते हैं। और उन्होंने तो कहा कि बड़ा पीटीआई का जो बयानिया है उसको ओन भी किया है और कहा है कि दोनों तरफ से जो है वो आग ठंडी करने की जरूरत है और ये मसले का हल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से लेकिन अब इसके पैरेलल एक और स्टोरी चल रही है। कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब पीटीआई को बैन कर दिया जाए, पीटीआई की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन किया जाए। वो जो अख्तर इकबाल डार साहब है वो सामने आ गए हैं कि जी पीटीआई को बैन कर दिया जाए। अच्छा, अब ये किसके कहने पर आए हैं ये भी सोच समझने की जरूरत है। और जो लोग इसको बैन करने की बातें कर रहे हैं उन्हें ना तो माजी का कोई तजर्बा है, ना माजी का कोई इदराक है, ना माजी से कुछ सीखने की जरूरत है। ये अवामी नेशनल पार्टी जो नैब थी उस पर भी आपने एक दफा किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आ गई, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ, पीटीआई के साथ भी हुआ। ये जो सियासी जमातों अख्तर मेंगल साहब को बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये जो सियासी जमातों को एलिमिनेट करने का अमल पॉलिटिकल प्रोसेस की बजाय आप किसी लीगल फ्रेमवर्क में अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक करना चाहते हो तो वो मसले का हल नहीं है। अच्छा, आप किसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन उसका रास्ता वो पॉलिटिकल प्रोसेस ही है और रास्ता वो पॉलिटिकल प्रोसेस ही है कि लोग उनके साथ खुद को डिसोन करें। अभी तक तो लोग उनके साथ उनको ओन कर रहे हैं ना, तो इसलिए यही वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है जिसके ऊपर लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे मैंडेट की, हमारी राय की, हमारी सोच की, हमारी पसंद की कोई अहमियत नहीं है और जो चीज ऊपर से डिक्टेट की जा रही है उसी को बुनियाद बनाकर हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो नहीं होगा। देखिए, ये सारा दो साल का जो रिजीम चेंज से लेके अब तक आप देखें जितनी भी कोशिशें आपने की है पीटीआई को एलिमिनेट करने की, और दुनिया की तारीख में ये पहली जमात होगी जिसने इस अंदाज में इलेक्शन लड़ा है। इस अंदाज में किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओन किया है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि दोनों तरफ, मैं किसी एक तरफ की इशारा नहीं करता, एस्टैब्लिशमेंट में भी और पीटीआई के अंदर भी ये अंडरस्टैंडिंग अब बढ़नी चाहिए कि हमने हर सूरत में आगे बढ़ने का एक रास्ता निकालना है। आपने पिछले प्रोग्राम में मुद्दा उठाया था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हो सकता है कि पसे पर्दा भी कुछ चल रहा हो और कुछ जिसे कहते हैं मुझे अभी भी यकीन है सलमान भाई कि ये इसी में से रास्ता निकलना है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो पहले दिन से कन्विंस्ड हूं आपके साथ उस बात पे। और कहां पे जाएंगे? और इससे देखिए ना, बात यह है कि जहां आप पहुंच गए हैं इससे आगे का रास्ता मजीद खराबियों को जन्म देगा। अब आपने इसी रास्ते पे अगर आप खड़े भी हो गए, शिद्दत भी पैदा कर ली है और हाइप भी क्रिएट कर ली है, तो तब भी इसमें से निगोशिएशन का रास्ता ही निकलेगा ना जी, और तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता। इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं अब भी बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, पीटीआई के अंदर भी और हमारे कुछ मीडिया के अंदर भी लोग जो है वो बार बार इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं। मैं कल लाहौर में एक तकरीब थी सोहेल वड़ाइच साहब के एजाज में और एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां मुजीबुर शामी साहब भी थे, सलमान गनी भी थे, सलीम बुखारी भी थे, हफीजुल्लाह न्याजी भी थे और बहुत से लोग आए हुए थे उनके एजाज की तकरीब में। सबका यही मौकफ था कि जनाब अब लड़ाई बहुत हो चुकी है और इस लड़ाई से बाहर निकलने के लिए डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें, ग्रैंड डायलॉग, हुकूमत भी हो, एस्टैब्लिशमेंट भी हो, जुडिशरी भी हो,
इमरान खान भी हो, क्योंकि ये डायलॉग सिर्फ वन वे नहीं होगा, इसमें आपको सबकी अहमियत को पहले ओन करना पड़ेगा। अगर आप इमरान खान को ओन किए बगैर डायलॉग करेंगे तो फिर डायलॉग तो नहीं होगा ना सर। लेकिन वो माइंडसेट होता है ना सलमान भाई, एक माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी बॉम्बार्ड किस्म की उन्होंने वो की, वो जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सुना है कि उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और अब लोग ये कह रहे हैं कि जी उनको रिवॉर्ड किया गया कि वो जो जिस तरीके से उन्होंने ये बात की थी उसको उन्होंने खुश करने के लिए उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब ये इस तरह के अगर जेस्चर जाएंगे तो उससे भी तो नुकसान होता है ना। देखिए ना, एक और भी चीज है, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इशारा भी है, और इशारा यह है कि अगर 9 मई के वाकयात में PTI से गलतियां हुई हैं तो वो इसको तस्लीम करे, माफी मांगे और फिर बात हो सकती है। ये भी तो एक रास्ता है ना जी, कि जहां कुछ गलतियां हुई हैं उसको ओन किया जाए। सलमान भाई देखें जो माफी वाली बात है ना, वो उनको भी पता है कि किसी ने नहीं मांगी, और फिर इमरान खान को जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इमरान खान कभी माफी नहीं मांगेंगे। तो शॉर्ट ऑफ माफी जो है उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए रिकंसिलिएशन के लिए। जिस तरह मुख्तलिफ लोग जो लगे हुए हैं कोशिशें करने, उनको मौका दिया जाना चाहिए और कम से कम बात ये है थोड़ा सा स्टेप बैक। देखिए बात ये है कि अगर आपने पॉजिटिव वे से आगे जाना है तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी सानिया 9 मई की। अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर किसी पे थोपना चाहते हैं, नहीं तो वो नहीं करेंगे ना, वो इसलिए नहीं करेंगे, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, उस वक्त की निगरान हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं, उस वक्त की वफाकी हुकूमत के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें आपकी पुलिस इन्वॉल्व है। तो इसलिए जब ये सारे लूप होल नजर आ रहे हैं, इसी वजह से तो इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश की जा रही है ना। तो मैं कहता हूं आपने अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो इन्वेस्टिगेट करें ताकि लोगों को कैफरे किरदार पे पहुंचाएं जो इसमें मुलव्वस है। और अगर आपने इन्वेस्टिगेट नहीं करना, एक फेस सेविंग चाहिए सबको, तो फिर इसमें से कोई एक रिकंसिलिएशन का रास्ता निकालें। और वो जो रिपोर्ट सबके लिए होना चाहिए। वो जो रिपोर्ट है उसमें उन लोगों का बिल्कुल कोई नाम नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बाहर चले गए। देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। अब देखिए ना, मुझे याद है IG पंजाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद रास को हिट किया गया था, उनकी टेलीफोन कॉल को किया गया था, उनको कहा गया था कि ये मेजर कल्प्रिट है। फिर जैसे वो IPP में चले गए वो सारा मामला खत्म हो गया। अब ये तो जावेद लतीफ साहब ने एक जुमला कहा है ना, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े कसूरवार तो वो लोग हैं ना जिन्होंने बकायदा लोगों को मजबूर किया कि आप सियासी जमातों को तब्दील करके उसका हिस्सा बने, और फिर वो दूध के दूल्हे बन गए, वो शफाफ हो गए, उनके लिए कोई मुकदमा नहीं, कोई जेल नहीं, वो रास्ते साफ हो गए, मुकदमे खत्म हो गए, वो आजाद हो गए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसने भी तो उस सानिया 9 मई के हवाले से सवालात को अपना मेंटेन किया हुआ है ना। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये वन वे ट्रैफिक वाला मसला नहीं है। वो जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं ना कि अभी तक तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक के तहत मीडिया में बातें हो रही है ना, जब हमें मौका मिलेगा तो हम अपनी कहानियां सुनाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जरा जहन में रहे कि सवालात बहुत हैं और उन सवालों के जवाबात अगर आप नहीं देंगे तो ये सानिया 9 मई के हवाले से इबाम मौजूद रहेगा। और एक और भी चक्कर मैं आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई भी है। यानी PTI का एक नैरेटिव है, हुकूमती जमातों का एक नैरेटिव है, इसके ऊपर जो PTI मुखालिफ है, एस्टैब्लिशमेंट का एक नैरेटिव है जो उनके मुखालिफ है। अब जुडिशरी से एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि हम पे बड़ा दबाव है, हमें मजबूर किया जा रहा है, ठीक है ना। मीडिया से ये नैरेटिव उठ रहा है कि हमें आजादी नहीं हासिल अपनी बात करने की। तो ये नैरेटिव्स के दरमियान जो हम फंस के रह गए हैं, उस नैरेटिव में जो पॉलिटिकल नैरेटिव होते हैं ना, वो हमेशा से याद रखिए एडमिनिस्ट्रेटिव नैरेटिव के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सही बात, ठीक है ना। अब वो पॉलिटिकल नैरेटिव चाहे वो प्रोपेगेंडा कैंपेन की सूरत में क्यों ना हो, चाहे वो उसमें प्रोपेगेंडा ही क्यों ना शामिल हो, मैं इसमें भी चला जाता हूं, लेकिन उसके बावजूद प्रिवेल वही करते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल नैरेटिव होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं, पॉलिटिकल लोगों के लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर है। फिर इसमें एक और जो चीज समझने की है, पाकिस्तान को कुछ लोग कमजोर देखना चाहते हैं। वो भारत के अंदर भी है, वो अफगानिस्तान के अंदर भी है, वो बाहर बैठी जो आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो भी हो रहा है ना। अच्छा, अब सबसे ज्यादा बेनिफिट इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन का अगर कोई उठा रहा है तो वो कुव्वतें उठा रही हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े वैक्यूम क्रिएट कर दिए हैं और इतने बड़े ग्रे एरिया क्रिएट कर दिए हैं, उनसे तो फायदा हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम अपने लिए तबाही ना पैदा करें, अपने लिए नुकसान ना पैदा करें, अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें, अपने लिए दरवाजे बंद ना करें, अपने लिए माहौल को खराब मत करें। हमें हर सूरत में
इस सारे क्राइसिस के अंदर से रास्ता निकालना है। दूसरी बात बताइए, गलतियां पाकिस्तान में किससे नहीं हुई? अदालतों से हुई। अदालतों ने नजरिया जरूरत के तहत फैसले किए। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फौजी मार्शल्ला लगे, फौज और खुद इतराफ जो जनरल बाजवा ने किया कि हम एक जमाने में मुदाखलतें करते रहे। सियासतदान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी करते रहे, ठीक है, आज भी कर रहे हैं। मीडिया के अंदर से बेशुमार लोग हैं जो किसी और के एजेंडे के ऊपर भी पॉलिटिक्स करते रहे। फिर वो तकरीरें भी शामिल हैं जो फजलुर रहमान ने की, आसिफ अली जरदारी ने की, नवाज शरीफ ने की, मरियम नवाज ने की, महमूद खान अचकजई ने की, सरदार अख्तर मेंगल ने की, एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन ने की। ये सब मौजूद है ना जी। अब इसके बावजूद हमने उन सब के साथ भी आगे बढ़ने का रास्ता इख्तियार किया है ना। तो अब भी मैं तो इस बात पर कन्विंस्ड हूं, मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो आखिर तक ये कहता रहेगा, चाहे जो सिचुएशन मर्जी हो जाए, कि जनाब अगर आपने मफाहमत नहीं करनी तो ये पाकिस्तान के मफाद के बरक्स होगा और ये पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान करके होगी लड़ाई, और इस लड़ाई का फायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इसका फायदा वही कुव्वतें उठाएंगी जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है, कमजोर कर रही है। और वो कर रही है क्योंकि हम जो पॉलिटिकल नैरेटिव की आपने बात की है, अभी आपने फजलुर रहमान साहब का नाम लिया है, जिस तरीके से उन्होंने जो तकरीर की है, अब मैं थोड़ी सी उसको सुनाता, मैं ज्यादा नहीं सुनाता, ये जरा सुनिएगा। और कुछ पता नहीं चला फसाहत तो बलागत के साथ बात कर रहा था। तुम आईन की जुबान में बात कर रहे हैं, तुम आईन को कबूल कर लो, आईन के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, आईन के मुताबिक जल रहो, आईन के मुताबिक पहुंचे रहो। मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करता हूं। अच्छा, ये मैं ज्यादा नहीं सुनाता क्योंकि जाहिर है कि जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है, लेकिन ये कितना डैमेजिंग है कि एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के जो सरबराह हैं उनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने वो अल्फाज अदा किए हैं जो कभी इमरान ने कभी नहीं अदा किए। तो मैं ये सिर्फ सोचना चाह रहा था कि भाई इमरान खान ने कौन सा जुर्म किया है? उसने तो कहा कि फौज मेरी है, उसने तो कभी इस तरह जनरल्स को टेक ऑन नहीं किया जिस तरह फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। उसके ऊपर इतने बड़े मुकदमे कर दिए, उसको जेल में डाला हुआ है और बाकी लोग जो है वो फिर रहे हैं। देखिए ना, बात ये है, इमरान खान के मुकदमों की हालत तो ये है कि जैसे एक यतीमी होती है ना, किसी के ऊपर गालिब आ जाती है, यानी आखिरी दिन तक आपके पास कुछ ऐसा शवाहिद नहीं मिल रहे जिसमें आप उनको कल्प्रिट साबित कर सकें। और आपने अब वो तोशा खाना के हवाले से एक नया मुकदमा पार्ट 2 कायम करने का फैसला किया नैब ने। अब सवाल ये है कि महमूद खान अचकजई हो, सरदार अख्तर मेंगल हो, फजलुर रहमान हो, इमरान खान हो, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। ये सारी आवाजें अगर एक हो जाती हैं, नुकसान किसका होगा? मुझे फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि एक होने वाली है। जी, मैं कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं नुकसान किसका होगा इस सारे खेल में? जो गुफ्तगू, जो लोबो लहजा अभी आपने फजलुर रहमान का सुनाया है, कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू जो है बड़ी सख्त हाफिज नईमुर रहमान ने भी की है, ठीक है ना, महमूद खान अचकजई ने भी की है, सरदार अख्तर मेंगल ने यहाँ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में भी की है। तो मैं ये कहता हूं कि इन चीजों को शिद्दत मत दें, इसमें थोड़ा सा चीजों को कूल डाउन करने की कोशिश करें और इन लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करें। इन लोगों को दीवार से मत लगाएं सबको, ये किसी के मफाद में नहीं है। और ये इमरान खान की दुश्मनी में ये सारे लोगों को दोबारा इस तरह से इकट्ठा हो जाना, ये भी कोई अच्छी साइन नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई खुदा का नाम लें, ये शायद शहबाज शरीफ तो कभी नहीं समझ सकेंगे, ये उनके बस की बात नहीं है, उनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो अभी कोई दूर अंदेश आदमी नहीं है। लेकिन ये बात कम से कम पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों की क़यादत को सोचना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एंजॉय कर रही है क्योंकि उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल इस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं है। नया गवर्नर पंजाब भी लगा लिया उन्होंने। जी, वो मुश्किल में नहीं है, लेकिन वो ये मत समझे कि हम इस तरह का एंजॉयमेंट करके अपने आप को सेव कर लें। उनको भी आगे जाके इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ी, और पॉलिटिकल प्राइस वो पे कर रहे हैं। इस वक्त फैसलों की ताकत उनके पास भी नहीं है, फैसलों की ताकत किसी और के पास है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल-एन के अंदर लोग मौजूद हो, पीटीआई के अंदर लोग मौजूद हो, अवामी नेशनल पार्टी के अंदर हो, महमूद खान अचकजई की पार्टी हो, कराची वाले हो, जो भी हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, इन सब के अंदर वो लोगों को बाहर आना पड़ेगा जो चाहते हैं कि पाकिस्तान मफाहमत के साथ, इत्तफाक राय के साथ आगे बढ़े। और इसी में आपके वकला भी हैं और इसी में आपके मीडिया भी है,
वो आ गया। ये जो अब आप एक दूसरे को दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकलना चाहिए। और आखिर में सर ये मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त अदलिया में हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे अदलिया जो है वो अपनी जो खोई हुई स्पेस है उसको रीगेन करने की कोशिश कर रही है, और शायद आइंदा चंद दिनों में इस तरह के कुछ फैसले हमें नजर आए जिससे लगे कि वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। आप इससे एग्री कर रहे हैं? देखिए, जब आप किसी पे इतना ज्यादा दबाव डालेंगे ना सर, और अभी ये जो मैंने आपको कहा DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा इनडायरेक्टली मलबा जो है वो अदलिया पे डालने की कोशिश की गई है, उसका रिएक्शन तो आएगा, उसका बबल तो फटेगा। और ये अब वकला में और अपना ह्यूमन राइट्स बॉडीज में और जजेस के दरमियान जो इस वक्त एक इत्तेफाक समझ आ रहा है कि हमने अगर अदालतों को बचाना है तो हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तो अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी ना। तो अगर ये चीज, और मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जस्टिस नहीं, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि फाइज ईसा साहब आइसोलेट हुए हैं इस प्रोसेस के अंदर। उनके बहुत से हामी जजेस जो है वो खुश नहीं है इस वक्त, मैं आपको बताऊं, और उनके हामी जो सहाफी थे वो भी खुश नहीं है। इसलिए वहां से भी, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये लड़ाई जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान किसी भी सूरत में मुल्क के मफाद में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसका तरीकाकार क्या है? आइन और कानून के मुताबिक इन इदारों को चलने दें। जो लोग मुजरिम हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, जो लोग मुजरिम नहीं है उनके ऊपर सजाएं मत थोपें। उनको हर सूरत में अंदर रखने की जो रविश है वो कोई ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, सही बात। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो 70 साल के लोग इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं और यंग लड़कियां और बच्चे जो हैं अंदर बैठे हुए हैं, इनका कोई वे आउट तलाश करे सर। ये मुल्क के दहशतगर्द नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए मैं फिर बार-बार ये तो अर्ज कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ, हमारे यहाँ जो फैसला करने वाले लोग हैं, हुकूमत में है, जुडिशरी में है, एस्टैब्लिशमेंट में है, कि भाई हम पाकिस्तानी एक बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सियासी तौर पर भी और यही हमारा माशी तौर पर भी और सिक्योरिटी के तौर पे भी। उसका हल यह है कि पाकिस्तान के अंदर से पॉलिटिक्स भी स्ट्रांग हो, डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग हो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट भी हो, इकोनॉमी भी स्टैब्लिश हो, और लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो देना। अब आप देखें ना, हमारी पूरी पार्लियामेंट, हमारी पूरी हुकूमत, हमारे पूरे रियासती इदारे इस वक्त अवामी मफादात से ज्यादा किसी और जगह फंस के रह गए। हम एक उलझाव की सियासत का शिकार हो चुके हैं, टकराव की सियासत का शिकार हो गए सारे। तो जो तवज्जो जिन मामलात में देनी चाहिए वहां वो तवज्जो नहीं है, और जिन मामलात में हमें अपने आप को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए उसको हमने अपनी अना का मसला बना लिया है, और सब उसका शिकार हो चुके हैं, सब उसका शिकार है इस वक्त। अल्लाह करे कि ये जो आपकी बातें हैं कुछ सुनी जाएं और उसके ऊपर अमल भी हो सके। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।